Activity, good morning. Good morning, sir. My focus. हम लोग लास्ट क्लास में कंसिडरेशन हमने खत्म किया था, उसमें कोई पॉइंट जो ऐसा ना समझ आया हो, डिस्कशन के लिए हो? अभी नहीं। क्या था एज पर डेफिनेशन बताओ, क्या था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि वो भी तो अपने थोड़े से एफर्ट्स कर। कोई नहीं, एक बार पढ़ो से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट छोटा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट डिसेंबर कॉन्ट्रैक्ट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हाँ सुनो अब यहीं पर क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अंडरलाइन कर लो इसे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अदरवाइज ऑफिशियली इसके साथ ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई होती, प्रपोजर वाली, प्रपोजी वाली, वो कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई होती अंडर ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जिसमें इसका एग्जांपल हमेशा याद रखा जाता है कि आपको कुछ, मान लीजिए मेरा वॉलेट मिल गया सड़क पर पड़ा हुआ, एंड नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी? मुझे वापस, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो ना हमारे बीच में कोई प्रपोजल हुआ, ना कोई एक्सेप्टेंस हुई, ना कुछ हुआ, बट इट बिकम्स योर लायबिलिटी, इट बिकम्स योर लायबिलिटी टू पे मी बैक। मुझे वापस आकर आप वापस दें, या उसके लिए आप सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरी करें। आप ये कहें मैं तो नहीं जानता। अब मान लीजिए कोई वॉलेट मिला, कोई केरल का निवासी यहाँ घूमने आया था, अब आपको केरल वाले पर्सन के डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब आप क्या करें? आप केरल तो जाओगे नहीं, लेकिन आपकी फॉर्मेलिटी आप कर सकते हैं कि आप कंसर्न पुलिस स्टेशन पे जाएं कि जहां मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले थे सर, डू योर फॉर्मेलिटीज, और मेरे को आप एक रिटर्न में दे दो कि मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया। अच्छा, योर ड्यूटी फुलफिल। ये है क्वेश्चन। फिर मैंने कहा कि जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था ना, राइट्स एंड ड्यूटीज, हर लॉ वहीं से जाकर निकल रहा है। राइट्स और ड्यूटीज से ही कंसर्न है हर चीज का। जब अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दोगे कि यहाँ पर आपको क्या बनता है, एक नेचुरल उसमें वापिस करना बनता है, वो है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप ये कहो कि मेरे को मिला, मैंने तो फेंक दिया, आपने अपनी ड्यूटी को अनफुलफिल किया। ये लायबिलिटीज बनाई गई है, ड्यूटीज बनाई गई है कि आपको करना है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। इसका चैप्टर का जो हेडिंग है वो क्या है? अदर। तो अदर से मतलब क्या हुआ? यानी एग्रीमेंट हम पढ़ चुके थे। हमारे जो 6 एज पर सेक्शन 10 जो 6 एलिमेंट्स थे, मैंडेटरी एलिमेंट्स क्या थे? एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स थे ये अंडर सेक्शन 10 थे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्रीमेंट हम पढ़ चुके थे, तो कह रहा है अदर, इसलिए लिखा है कि अदर देन एग्रीमेंट। तो अदर देन एग्रीमेंट क्या क्या बचे? फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। जो हमने बोला 24 से 30 और 56। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा। लिख रहे हैं ना आप लोग साथ साथ? घर पे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? बहुत जरूरी है। और सभी को कंग्रेचुलेशंस, 12th में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ गए हैं, और 12th की जो एक फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई है ना। अब आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है सी इंस्टीट्यूट के साथ। उन्होंने बनाया होगा ना आपको रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए कि जब भी आएगा आप हमें सेंड कर देना। तो बुक्स भी सबकी आ गई होंगी, अब तो रह गई किसी की? बुक्स आ गई सबकी? नहीं, कई लोग की लास्ट क्लास में बता रहे थे नहीं आई, नहीं आई अभी तक। आपने थोड़ा सा लेट कराया होगा ना, 2 लोग अभी नहीं आई। कोई दिक्कत आ जाएगी। तो बेटा जब हम इस एसेंशियल एलिमेंट्स में अदर एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आप देखो ये चार्ट दिया है, चार्ट के अंदर वही चारों डिस्कस जो अभी हम कर रहे थे।
सुन लो बेटा। हाँ जी बेटे, आज थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम का पिच लो है, थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि उतना नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाने का इच्छा है तो इसलिए मैं आया हूँ। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो आज। देखो बेटा क्या कह रहा है, जब हम सेक्शन 10 में चले गए थे एसेंशियल एलिमेंट्स में, उससे आगे के सेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं सर, उससे आगे के एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। एज पर डेफिनेशन तो हमने प्री कंसेंट पहले लिया था और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज बाद में लिया था एज पर डेफिनेशन, लेकिन एज पर सेक्शन की सीक्वेंस में कैपेसिटी पहले आ जाएगा, है ना। कैपेसिटी में हमने डिस्कस किया था, एक तो एज फैक्टर था, एक याद होगा, एक एज फैक्टर था, दूसरा साउंड माइंड, यानी आप जिस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे उस वक्त आपके दिमाग पूरा उस वक्त एक्टिव होना चाहिए। और तीसरा था हमारा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था एक छोटा सा पॉइंट, जब एनिमी कंट्री वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी। और जब हम आगे आए थे फ्री कंसेंट में, तो फ्री कंसेंट में 5 पॉइंट्स पढ़े थे हमने। कोर्शन, धमकी देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बॉस ने जबरदस्ती का प्रेशर बनाया, मिसप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि पहले 4 तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जो 5वां है मिस्टेक, उसकी थोड़ी सी डिटेल में चलेगा। मिस्टेक 2 तरफ से हो सकती है, उन्होंने इसको थोड़ा सा दायरे से लग किया है। पहले 4 में वॉइडेबल बोला गया है और अगले में वॉइड, मिस्टेक में वॉइड बोला गया है। तो इस तरह से फिर तीसरा था जो हमारा उस पर एज पर लॉ, कौन सा था, लॉफुल कंजूगेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट को इसने एक साथ ले लिया है, वहां पर डेफिनेशन में भी ऐसे ही चल रहा था। एंड लास्ट इज नॉट एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको सबको याद हो गया है। जिसको बेटा याद नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है और मैं वार्न भी कर रहा हूं कि अगर ये चीजें याद नहीं करोगे आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो हर चीज कोलेटरल एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये जो इसका पहला ये पैराग्राफ बता रहा है, सिंपल डिस्कशन है, आप इस पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़कर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इतना एसेंशियल पार्ट नहीं है। आगे हम आ रहे हैं सीधा। उसने बोला है कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये 4 पॉइंट डिवाइड किए हैं। कॉम्पिटेंसी दोबारा से वही चीज लिखती है। लॉ में कई बार रिपीटिशन बहुत होता है। हम लोग भी जब कोई केस फाइल करते हैं रिपीट बहुत होता है, एक चीज को कई बार बोला जाता है, कई जगह जाके बोला जाता है, सेम रिपीट होता है। तो इसलिए इस बात से कभी भी उत्साह वो मत होना, डिमोटिवेट की सर बार बार क्या एक चीज रिपीट करते हैं। सेंटेंस को थोड़ा सा इधर चेंज करके, एक्सप्लेनेशन चेंज करके आपको बार बार लिखना पड़ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं, ये मत सोचना। ठीक है जी। डाले हेडिंग, पहली हेडिंग है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन साथ साथ याद करते हुए चलेंगे, इस बार सेक्शन इसमें कुछ ज्यादा आ रहे हैं। सेक्शन 11 हु इज कॉम्पिटेंट। सेक्शन 11 कह रहा है हु इज कॉम्पिटेंट। सेक्शन 11 कह रहा है हु इज कॉम्पिटेंट। हर चीज को लेकर एक एक्ट बना हुआ है। कॉम्पिटेंट कौन डिसाइड करेगा? मेजोरिटी एक्ट। हमारा एक एक्ट बना हुआ है मेजोरिटी एक्ट। उस मेजोरिटी एक्ट ने डिसाइड किया कि भैया जिसकी एज 18 होगी वो कॉम्पिटेंट है एज के हिसाब से। जो साउंड माइंड होगा वो दूसरे तरीके में चला गया, तो मेजोरिटी एक्ट में आ गया एज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ द साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड। तीनों चीजें इसने बता दी। देखो एक चीज देखे यहां पर जो उसने बोला है टू विच ही इज सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 18 साल में आप मेजर हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं सब्जेक्ट टू, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या टाइप क्या है, मान लीजिए मैरिज हो रही है, तो क्या मेल 18 में मेजर कहलाएगा? वो एलिजिबल नहीं हुआ थे मेल, वो 21 में एलिजिबल होगा, ऑल्दो 18 में आप मेजर हो गए। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए किसी और दूसरे
किसी और जगह इन्वॉल्व होते हैं, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, तो उसमें भी कंडीशंस है कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो उस वक्त क्या एज है, तो यानी अब वहां पर आप लिमिटेड हो गए। तो ये चीज वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ये सब्जेक्ट, वहां पर आप सब्जेक्ट हो गए। यानी जिस लॉ के आपने कहा जी मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तो पहले एज देखी जाएगी, नहीं सर अभी आप कॉम्पिटेंट नहीं है, अभी आपकी एज एज पर लॉ एमएलए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए नहीं। समझ गए बात को? ये कितनी एज है एमएलए की? 25 है। कई तरह के हैं, पीएम बनने के लिए अलग एज है, राष्ट्रपति बनने के लिए अलग एज है। अभी राष्ट्रपति जी का इलेक्शन हुआ, उसमें आपने देखा होगा उसमें 35 है। हाँ जी बच्चे, तो देखो क्या कह रहा है, सीधा स्टार्ट करते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। यहां पर एज ऑफ मेजोरिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो आपकी मेजोरिटी की एज 18 है, उसलिए उसने और कुछ नहीं लिखा है। यहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर सीधा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए 18 है। सेकंड ऑफ साउंड माइंड एंड थर्ड ऑफ नॉट डिस्क्वालीफाइड। ये तीन चीजें आप जल्दी से नोट करें फटाफट। ये आ गया आपका एज पर सेक्शन 11, ये ध्यान रखें, एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरे वर्ड में जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब क्या? जैसे मैंने बताया था एनिमी कंट्री, अब वहां पर एक लॉ आ गया क्योंकि वॉर छिड़ चुकी है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। अगर कोई पर्सन जेल चला गया है तो वहां पर उसका लॉ लग गया, क्योंकि वो पर्सन जेल में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता फॉर द टाइम बिंग। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब आप इंडियन सिटीजन है और जैसे ही मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वहां पर आपके साथ कुछ लॉस चेंज हो जाते हैं, कुछ जगह आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। अब तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझ गया, नहीं तो पहले आप जम्मू कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। अभी भी कुछ एक जगह है जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी अभी भी नहीं खरीद सकते, वहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो है रिस्ट्रिक्शन। वहां पर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। आप कह रही है मुझे तो खरीदना है, पहाड़ खरीदना है, तो आप कहेंगे वहां पर आ गए भाई एज पर लॉ यू आर डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि आप उत्तराखंड के नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में ऐसा कुछ रूल है ना, जो उत्तराखंड के लोगों के उन्हें मालूम होगा। हाँ, उसमें कुछ लिमिट है, 400-450 गज से ज्यादा का नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसा सा है। तो तीनों आपने नोट कर लिए एज पर सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है, अगर आपने मेजोरिटी की एज अटेंड कर ली, अगर आप साउंड माइंड है और अगर आप उससे बाहर हैं, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ से आप बाहर हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ रहा है वो एज ऑफ मेजोरिटी पर डिस्कस कर रहा है बेटा, जो मैंने कहा था मेजोरिटी एक्ट कहता है हर चीज को लेकर एक एक्ट बना हुआ है, हर चीज को लेकर एक एक्ट है बेटा, है ना। पीछे आपने अब 15th अगस्त आ रही है तो सबको मालूम होगा फ्लैग्स होइस्ट होगा। तो उसमें एक टारगेट भी रखा गया है कि कितने फ्लैग्स इस बार होइस्ट करने हैं, उसके लिए भी एक्ट बना हुआ है। फ्लैग को लेकर भी एक्ट है, फ्लैग से रिलेटेड वही नाम है, समथिंग फ्लैग एक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो उसको लेकर भी एक्ट है। आप लोग सुनते भी होंगे, अगर आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो कंपनी का नाम आपके लिए चॉइस करना पड़ेगा। वहां पर सबसे पहले आपको वो मिलता है नाम या नहीं मिलता, वो भी है। नेशनल एम्बलम एक्ट है, बहुत सारे एक्ट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, लिखिए एज ऑफ मेजोरिटी हेडिंग डालकर, जो जो आपको याद रखना है। डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल्ड मतलब मूलभूत,
एक बेसिक होता ना कि जहां आप यहीं पर बॉर्न हुए हो और आप यहाँ के मूल निवासी हो। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, डोमिसाइल्ड इन इंडिया लिखना है आपने और फिर लिखना है कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। नीचे लाइन पे, अगली लाइन पर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, ये है एज ऑफ मेजॉरिटी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए बिलो 18 a person is known as minor, below 18 a person is known as minor। पूरा कॉपी नहीं करना, जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूं बस वही लिखना है। डोमिसाइल्ड इन इंडिया, क्योंकि बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, आपको लिखना है एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स कम्स अंडर द अप्रेंशन ऑफ, क्या बोलेंगे कि ही इज द मेजॉरिटी, कंप्लीटेड द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप 18 से कम है तो आप क्या कहलाएंगे, माइनर। 18 होते ही आप मेजर हो गए, 18 से जस्ट एक दिन की भी शॉर्टेज है तो भी आप माइनर। तो मैंने कहा बिलो 18 अ पर्सन इज नोन एज माइनर, बिलो 18 अ पर्सन इज नोन एज माइनर। अब क्योंकि माइनर पर फोकस कर रहे हैं, पीछे भी बार बार माइनर वर्ड आ रहा था, तो मैंने कहा था कि माइनर अभी हम बहुत इलाज में पढ़ेंगे, आ गया पॉइंट, छोटे छोटे करके आपको 15 पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एक तो वर्ड पहले ये वॉइड एब इनिशियो लास्ट डिस्कस करना भूल गए थे हम। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है बेटे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ बिल्कुल, पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालते हुए चलना, उसमें एक एक पॉइंट लिखना है। पहली हेडिंग क्या है, क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये हेडिंग तो लिखनी है बेटा। ऑल द बुक में तो सब कुछ लिखा होता है, सिर्फ मार्क करने से काम चल जाता है, लेकिन मजा नहीं आता उसमें। मार्क करने से क्या होगा, याद नहीं होता, लिखने से ही याद होता है। हाँ लिखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज, मैं क्या बोल रहा हूं, वॉइड एब इनिशियो बेटा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या हुआ, वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कोई मतलब ही नहीं। क्या एक्सप्लेनेशन, इसमें केस है मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास। इसमें क्या बोला है, एक माइनर ने लोन ले लिया, a minor borrowed rupees 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor। mortgage वर्ड समझते हैं, गिरवी रख देना उसके फेवर में। हाँ कलेक्टर, बिल्कुल एक गिरवी रख दिया गया। he becomes a major a few months later and filed a suit for declaration that mortgage executed by him is during the minority was void and should be cancelled। अब ये बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट है। आज मैं 17 साल 11 महीने 29 दिन का हूं, एक दिन शॉर्ट है। मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, मोर्टगेज भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब अगले दिन मैं मेजर हो गया। डेट लेकिन कल की पड़ी थी जिस दिन मैं मेजर माइनर था, तो वॉइड एब इनिशियो हो गया। जैसे ही मैं मेजर हुआ, मैंने कहा भाई वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो आगे वो आ भी रही है लाइन, एक लाइन और आएगी, वो कह रहा है कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो इसको कहते हैं रेटिफिकेशन, अपनी गलती को सुधारना कहता है रेटिफिकेशन। तो उसमें आया हुआ है रेक्टी नहीं, रेटी। रेक्टिफिकेशन तो आपने ऑफ एरर्स पढ़ लिया, ये रेटिफिकेशन है। इसका वर्ड है पुष्टिकरण। हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना, कि जो कल मैंने किया था वो आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पुष्टिकरण कहते कैन नॉट रेटिफाइड। उन्होंने केस डाला माइनर ने, क्योंकि जी मेरा जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त मैं माइनर था, तो ये एग्रीमेंट मेरा वॉइड होना चाहिए। वॉइड हो गया तो पैसा फिर उस माइनर से वापस वो नहीं ले सकते वापस।
ये तो बड़ा समझदारी वाला काम है। तो इसलिए जब भी कभी एग्रीमेंट करते हैं तो एज उसी में मेंशन करवाई जाती है। लेकिन आप जो कह रहे हो, देखो ऐसा है, कानून में हर चीज का तोड़ है। जो आप कह रहे हो कि मैं 17 कहूं, उसका आगे तोड़ आएगा, चिंता ना करो, है ना। तोड़ तो हर चीज का बना हुआ है, तोड़ हर चीज का बना हुआ है। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, फर्स्ट सिनेरियो में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ठीक है जी। तो ये तो एक सिंपल सी लाइन है, ध्यान रहेगी कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, चाहे आप करो चाहे वो करे, वॉइड है इनिशियो। सेकंड लिखो जल्दी से, नो रेटिफिकेशन, जो मैंने अभी बोला था कि आने वाली है लाइन, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। उस केस में दोनों चीजें डिस्कस हो गई। वो कह रहे हैं आप रेटिफाई नहीं कर सकते, माइनर जैसे ही मेजर बनेगा वो पुराने एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता। बैंक में अकाउंट खुलता है, बच्चों का अकाउंट खुल जाता है ना, लेकिन उसमें बच्चे के साथ वो क्या कहते हैं जी, जो मेन जो होगा वो मेजर होगा, कोई भी पेरेंट को ले आओ, गार्जियन को ले आओ। जैसे ही आप 18 के होंगे तो आप बैंक जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तब अकाउंट आप ऑपरेट कर पाएंगे। उससे पहले आप ऑपरेट भी नहीं कर पाते, उससे पहले आप ऑपरेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि बैंक आपके साथ डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ गए बात को? तो नो रेटिफिकेशन क्लियर। तो पीछे वाले केस में ही आ गया, मेरी बीवी वाले केस में कि वो रेटिफाई भी नहीं कर सकता। थर्ड, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, ये आपने पढ़ा भी हुआ है 12th में पार्टनरशिप के अंदर। माइनर को लॉस के लिए नहीं आप जिम्मेदार ठहरा सकते, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, प्रॉफिट के लिए है, इंसॉल्वेंसी उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है। सर ये तो सिर्फ एचयूएफ में होता है ना? नहीं, एचयूएफ अलग कॉन्सेप्ट है, अभी उसमें मत जाओ, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं अभी। मेन पार्टनरशिप जो माइनॉरिटी वाला होता है वो एचयूएफ में तो सिर्फ क्या कहते हैं वो बताया गया था, और बाकी में तो मना कर दिया। एचयूएफ भी है नो डाउट, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने कोई माइनर एग्रीमेंट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और माइनर को पार्टनर बना लिया, बना सकते हो हाँ, लेकिन वो फॉर बेनिफिट ओनली बनेगा। इसमें साफ साफ लिखा है फॉर बेनिफिट ओनली, वो साफ साफ है। वो बेटे उस केस में बन जाता है, जैसे कोई पार्टनर ऑलरेडी है, उसकी बेचारे की डेथ हो गई, तो उसके बच्चों को कि भाई इसको बेनिफिट के लिए हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे उसका राइट भी बना रहे, प्रॉफिट में तो राइट बना रहेगा ना फिर उसका, वो उस केस में होता है। ऐसे हर वक्त नहीं है कि किसी को भी माइनर बना ले, नहीं, वो पीछे कुछ ना कुछ सिचुएशंस है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कह रहा है माइनर सिर्फ किसके लिए है, बेनिफिशियरीज के लिए, और बेनिफिट के लिए रहेगा और किसी चीज के लिए नहीं। क्लियर? इसमें तो एक लाइन में एक्सप्लेन है, लिखो नेक्स्ट। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड वर्ड होता है, जैसे आपने कभी मूवीज में देखा हो कि हाँ जी यू प्लीड गिल्टी, यानी आप कह रहे हो कि नहीं आई एम नॉट गिल्टी, या मैं आप गिल्टी मान रहा हूं। तो कह रहा है कि प्लीड माइनर मतलब ये है कि माइनर जब चाहे, जब तक वो माइनर है, कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि आई एम माइनर, हर वक्त। सारे मिलते जुलते सी चीजें हैं, इसलिए याद रखने पड़ेंगे। कितने हो गए? माइनर कैन प्लीड, वैसे हिंदी मीनिंग इसका देखना डिक्शनरी में क्या है। मानना हो गया। प्लीड मतलब है एक तरीके से रिक्वेस्ट करना कि आप ये मानना, ये बोलना कि भाई मैं यही हूँ, डिफेंड करना अपने आप को। मैं कोर्ट में आके बोल रहा हूं अगर ये तभी तो बोलोगे जब आप किसी एग्रीमेंट में एंटर करेंगे। सुन तो लो, बात तो सुनो, बात सुनो। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप अगर माइनर है और आपने किसी आपके साथ या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, तो आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि मैं माइनर हूं, मेरे साथ जो हुआ ये गलत हो। अभी हमारा एक क्लाइंट है, उसकी 18 से पहले शादी हो गई, लड़का जो है 18 भी नहीं हुआ था और उससे पहले शादी हो गई, ठीक है। उसका रिजल्ट तो सुन ले।
फिर अपने आप कहेगा कि ये क्या हो गया। एक वो कहते हैं अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी कि सर एक हाथ तो लगा दिया दूसरा तो लगाया ही नहीं, देखी नहीं होगी पिक्चर ये। तो बेटा उसमें क्या होगा, जब तक वो 21 का हुआ तब तक डिवोर्स भी हो गया। माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ना, वो तो 21 साल तक कर ही नहीं सकता था शादी, इनवैलिड मैरिज हो गई। वॉइड अब इनिशियो हो गया। तो 21 साल में ही अपनी मैरिज नहीं होती, शादी जो है बस केस चला ना, केस चलते मैं कह रहा हूँ ना, केस चलते हो गया टाइम, कभी कभी टाइम लग जाता है बेटा। अब जैसे 2 साल का कोविड आया तो कोविड के ड्यूरेशन की बात हो रही है, 2 साल तो कोविड ले गया, हो जाए बात कभी। पर सर अगर वो खुद ही चाहते शादी करना ना चाहे तो आ रहा हो तो तभी टूटेगी शादी। वॉइड अभी इशू है, टूटनी है, यू कैन नॉट रेटिफाई, ही कैन नॉट रेटिफाई, यू कैन नॉट रेटिफाई। जो वर्ड एब इनिशियो है वो तो इलीगल है, आप कर ही नहीं सकते उसे, छोड़ो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट भी कर दिया करो। ये थोड़ी कि सारा केस यहीं पे डिस्कस करूंगा, एक ही केस थोड़ी डिस्कस करना है। अब देखो इस केस को समझ लो, ये केस क्या कह रहा है, प्लीड माइनॉरिटी के लेकर। जरा पढ़ो, कौन पढ़ेगा, मेरे गले पे थोड़ा सा आराम मिलेगा। एक बच्चा पीछे से पढ़ो जिससे सबको सुनाई देगा, आगे वालों को फिर पीछे सुनाई नहीं देता। आप पढ़ो बेटा, आप ही पढ़ो। Minor has falsely induced himself as major and contracted with Mr. अब देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक माइनर है और उसने अपने आप को इंड्यूस किया कि भाई मैं तो मेजर हूँ, अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं तो मेजर हूँ। अब आप मेजर हैं तो हर कोई तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगता नहीं है, हर कोई तो नहीं मांगता ना बर्थ सर्टिफिकेट। तो क्या हुआ उस केस में, 20,000 का लोन लिया मिस्टर एक्स से उसने। पढ़ो। हाँ जी। 20,000 when Mr. X asked for the payment, they denied to pay. मना कर दिया ये कि मैं नहीं दूंगा। मैटर कोर्ट पहुंच गया, आगे। He stated that he was a minor, so cannot enter into any contract. And he cannot be held liable for the payment of amount. जो ये कह रहे थे अभी, ये तो अच्छी बात है, मैं 17 साल का हूँ, मैं भी लोन ले लेता हूँ। However, if he has not spent the same, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent, even though he received the same by fraud. देखो क्या कह रहा है, ये लाइन आ गई ना, एक नई 20,000 का लोन लिया, मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। अब 20,000 में से कितने खर्च कर चुका ये मैटर करता है। अगर ये कह रहा है कि भाई मैं तो 5,000 रुपए खर्च कर चुका हूं तो 15,000 लौटा, ये कहते हैं कि मैंने तो पूरे 20,000 खर्च कर दिए तो कुछ नहीं लौटे। बात सारी की ईमानदारी और सच्चाई की है। हालांकि अब जब कह रहे हैं कि पहले कोई फ्रॉड कर रहा है तो वहां पर ईमानदारी और सच्चाई से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उलझा हुआ मैटर है ना जी। बट फिर भी जज ने क्या कहा कि पैसे वापस कर सकते हो, अगर कुछ बच गए तो वापस कर दो, नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो में तो सबको पता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आपने जो पैसा दिया, देना ना देना एक बराबर है। आगे पढ़ो बेटा। Thus, a minor can always create marginality and is not stopped from doing so, even when he had produced a loan or entered into some other contract while falsely representing that he was of full age when in reality he was a minor. मतलब वहां पर एस्टोपेल नहीं लग सकता, क्योंकि ऑल्दो वो माइनर है और उसके बावजूद भी उसने झूठ बोला कि वो मेजर है, नहीं लग सकता, वो मेजर नहीं माना जाएगा। उसने झूठ बोला है लेकिन एक्चुअली में तो माइनर है, वहां पर एस्टोपेल नहीं हो सकता। यानी वो पहली वाली जो उसकी स्टेटमेंट है, जज ये नहीं कह सकता कि उसी को माना जाएगा कि हाँ जी वो मेजर है, ना, वो नहीं हो सकता। एक्चुअली में वो माइनर है तो माइनर ही कहलाएगा। माइनर कभी भी अपने आप में अगर कभी भी चाहे मेजर अपने आप को डिफाइन कर दे तो भी वो मेजर
नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, नहीं कर पाते बेटा, ऐसा आसान है बोलना, सभी नहीं कर पाते, सभी नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा ऐसा? पढ़ लिया है ना, तो अब सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, तब तक 18 क्रॉस कर जाओगे जब तक सोचोगे, और फिर जब हम आएंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि क्यों नहीं करते। इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। इंडिया में प्रॉब्लम नहीं मतलब क्या, कुछ भी कह लो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि एक बार किसी के पास स्टैंप लग जाती है कि चीटर है, फ्रॉड है, तो फिर वो हमेशा के लिए लग जाती है। एक बच्चा स्कूल के अंदर जो उसको निकनेम दे दिया जाता है तो सारी जिंदगी वो नहीं हटवा पाता अपना निकनेम। ये हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है, इसलिए थोड़ा सा सबको ना रखा जाता है ना। जो एक नाम पड़ गया, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, वो पड़ गया, वो हटा पाया कभी आज तक? 10 साल बाद भी मिलेंगे तो भी उसी नाम से बुलाते हैं सारे। ठीक है, तो वो इसलिए आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इट्स बेटर वाई टू चीट। 20,000 रुपए के चक्कर में टैग लग जाएगा, सीए बनने के बाद भी लोग क्या कहेंगे, वो चीटर है उसके पास मत जाओ, वो चीटर है उसके पास मत जाओ। एक बार जब एक इस तरीके की फ्यूम्स जब निकलती है ना तो हमेशा के लिए निकलती है। हाँ जी बेटा। सर तो इसके इसमें माइनर की से आएगा बेटा, आएगा, वो भी आएगा। आप क्वेश्चन बोलते हो सारे आते जाएंगे, आएंगे, गार्जियन वाला पॉइंट भी आएगा। गुड क्वेश्चन। देखो बेटा अब यही है ना, दिमाग चलेगा तो आप क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन निकलेंगे। ये सब चीजें डिस्कस, ये 15 पॉइंट के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। जो क्वेश्चन माइनर से रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहे हैं, अब आपके पास एक आंसर आ रहा है, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। ये भी हमने एक हल्का सा उस वक्त सरसरी तौर पे लाइटली डिस्कस किया था, फिर मैंने कहा था डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आ गया लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ये उसी के अंदर आ रहा है। देखिए 5वां पॉइंट डाल रहा है, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। क्या होते हैं नेसेसरीज? आपका जो खाना पीना, आपके जरूरत के पहनने के कपड़े, आपके एजुकेशन, जो चीजें जरूरी हैं उसको लेकर बात की जा रही है। अभी उन्होंने एक नया अच्छा पॉइंट ऐड कर दिया है, गार्जियन वाला, कि गार्जियन का क्या रोल रहेगा। मैं उसको थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूं कि उस वक्त गार्जियन का रोल क्या रहेगा अगर कोई माइनर इस तरह की चीटिंग कर जाता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देखो बेटा यहां पर बात आ रही है नेसेसरीज की, सप्लाइड टू अ माइनर। जब भी माइनर को नेसेसरीज के लिए कुछ भी सप्लाई किया जाएगा, हम ये तो जानते हैं कि माइनर इंडिविजुअली खुद तो लायबल है ही नहीं, लेकिन माइनर की जो एस्टेट है वो लायबल रहेगी। उसकी एसेट्स, उसको जो विरासत में मिली है। नॉर्मली मानकर चला जाता है कि इस तरह की चीटिंग करते हैं तो अधिकतर केसेस में ऐसा पाया गया कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता वो करते हैं। एक केस भी आपसे डिस्कस करेंगे, बुक में मेंशन नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा। तो नेसेसरीज के लिए माइनर को लायबल ठहराया गया, लेकिन किस तरीके से? पढ़ो बेटा जरा ये वाला पॉइंट। The case of necessary supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by Chapter 68. इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसमें आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सेक्शन 68 की एंट्रेंस हो रही है यहाँ पर। सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एंट्रेंस हो रही है नेसेसरीज के लिए। Section 68 of Indian Contract Act, a claim for necessaries supplied to minor is enforceable by law. लिख लीजिए, a claim for necessaries supplied to minor, a claim for necessaries supplied to minor enforceable by law. Claim for necessary. Supplied to minor, necessaries supplied to minor enforceable by law. बस आपको एक प्रूफ करना है। अभी एविडेंस ऑफ प्रूफ भी मेरे ऊपर ही है, माइनर के ऊपर नहीं है। ये मुझे प्रूफ करना है कि भाई मैंने इसकी नेसेसरीज के लिए इसको दिया था। तो उससे क्या होगा फिर? तो पैसा वापस मिलने का चांस होगा? बिल्कुल मिलेगा पैसा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्या कह रहे? हाँ आ रहा हूँ एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल 2 एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत अच्छे आएंगे। एक बार ये कंप्लीट कर ले ये पैराग्राफ। हाँ जी बेटा आगे। But a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of necessaries. There is no personal liability of the minor
but only his property is liable. समझ गए? Property. इंडिविजुअली वो लाइबल नहीं है, Yes. उसकी प्रॉपर्टी लाइबल है, उसके एसेट। एग्जाम्पल सुन लो। क्या हुआ, पुराने जमाने की बात है कि नवाब साहब की डेथ हो गई, उनके एक मुस्लिम केस था ये, उनके एक बेटे थे, तो वो भी नवाब भी कहलाए, लेकिन वो माइनर थे। और नवाब साहब को तो आदत नवाबों वाली। अब जब उनके वालिद बोलते हैं वालिद साहब का देहांत हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए जैसे हमारे पिताजी पहनते थे कपड़े वैसे बनाए जाएंगे। वो पहुंच गए अपने खानदानी दर्जी के पास, लो जी मेरा नाम सिरो, एक सिला पसंद आया, आगे अपने बैठे, जो उनका अपना एक आसन होता है वहां पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पसंद इतना आया कि अगले दिन एक और सिलवा लिया। ऐसे करते करते उन्होंने 1 दर्जन नवाबी वो जो उस वक्त के सूट होते होंगे वो सिलवा लिए। अंग्रेजों के जमाने का मैटर है, एग्जाम्पल से समझाया जाता है, कोई केस है इसका नाम यहाँ पर नहीं है अभी। तो उसने कहा कि भाई क्या करा जाए, ये तो इन्होंने 1 दर्जन सिलवा लिए। दर्जी कहता है जी पैसे नहीं दे रहे साहब, ये तो क्यों नहीं दे रहे? कहते जी मैं माइनर हूँ। मैं तो माइनर हूँ, मेरे से कैसे पैसे ले लोगे? कोर्ट पहुंचे ना वो नहीं ऐसा। सुनो सुनो सुनो, देखो अपात नॉलेज की बता रहा हूँ। नॉलेज क्या होता है, झटकों से मिल जाती है, धक्के लगते हैं तो नॉलेज मिल जाती है बेटा। हमारे पास तिहाड़ जेल में जो कैदी है ना, कुछ कैदी वकीलों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बस उनके पास लॉ की डिग्री ही है, लेकिन इन देयर फील्ड, सिंपल फील्ड ओनली, कि जो वो एक फील्ड को अपनाते उसमें, अरे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे मारना था, चाकू तो नहीं यहाँ क्यों मारा, वहां मारा तो ये बता दिए, वहां मारा तो सब पता, सब उन्हें पता होता है भाई। तो जी क्या है, आओ ज्यादा तुम बहुत डिटेल में चले जाते हो। तो कई बार डर लगता है इसे बताते हुए। है ना, कीमेंट ना कर ले, इसलिए मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो सबको पता चल जाता है बेटा, नॉलेज झटके से आ जाती है। बहुत सारे आप लोगों की फैमिलीज में ही मैं अगर बोलूं, कोई बुरा मत मानना, लेकिन आपके दादा या दादा के फादर अगर देखेंगे तो वो कम एजुकेटेड रहे होंगे। दादा या दादा के फादर, ज्यादा दूर भी नहीं जा रहा हूं, आप अपने फादर से पूछ लेंगे कि आपके दादाजी कितने पढ़े लिखे थे, तो बहुतों के बता देंगे कि भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नॉलेज आज से भी ज्यादा थी उनको। एक्सपीरियंस भी तो सिखाती ना नॉलेज। ये मत सोचो कि सिर्फ स्टडीज से ही सीखते हैं, स्टडीज से तो सीखते हैं नो डाउट, स्टडीज से एक टाइम पर सीखते हैं, धक्के लगकर थोड़ा सा एक एज के बाद सीखते हैं। तो अब उसने केस जो है वो भाई साहब माइनर तो अपने अड़े हुए थे कि मैं तो माइनर हूं, मैं तो इनसे चलवा ली। इनको सोचना चाहिए था कि ये क्यों सिले जा रहे थे, मैंने 1 बोला तो 1 सिल दिया, 2 बोला, इनको मना कर देना चाहिए था, या मेरे से तब पैसे मांग लेते। तो उन्होंने कहा जी साहब नवाब साहब थे, तो हमने सोचा नवाब साहब के बच्चे हैं तो हम उसी प्रेशर में सिलते गए। तो नेसेसिटीज वाले ग्राउंड में रखा गया कि भाई एक नेसेसिटी डिसाइड हुई कि इनको 1, 2 या 3 तो नेसेसरी है, क्योंकि अगर नवाब कहला रहे हैं तो उनको वो ड्रेस कोड के लिए नेसेसिटी हो गई, लेकिन उससे ऊपर के जितने भी फालतू के सिलवाए गए हैं उसके लिए यू हैव टू कॉम्पनसेट। अब कॉम्पनसेट वो कैसे करें, तो फिर उनकी एस्टेट से दिलाया गया, एस्टेट से जो उनको किराया आता था उस किराए में से पेमेंट की गई। एस्टेट मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी से जो रिटर्न आ रहा है उससे कितनी है, उनसे पर्सनली उनको बाउंड नहीं ठहराया गया। पर्सनली बाउंड ठहराने में उनको पेनल्टी लग जाती, उनको सजा भी हो सकती थी, लेकिन पर सजा नहीं है। पर्सनली आपका, आप तो घर जाओ, आपकी एस्टेट से पैसे दिलाए इस तरीके। ऐसी एक एग्जाम्पल दिया जाता है, लेमन एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप हैं, जैसे आपके घर में पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन हैं, आप माइनर हैं, भूख लगी, खाना खाना है, तो आपने पास के ढाबे वाले को या होटल वाले को फोन किया कि भाई भेज दो। वो आपको जानता था,
वो जानता था कि हाँ भाई ऐसे है, वो आया, उसने आपको खाना वाना दिया और चला गया। जब आपके सुन तो लो, जब आपके फादर वापस आए तो उनके फादर के पास पहुंच गया कि वो आपके बेटे को हमने भेजा था। फादर साहब अकड़ गए, मैंने कहा था कि शाही पनीर और ये और वो भेज दो, उसी से ले लो जिसको खिलाए हो। तो फंस गया भाई साहब, उसको पकड़ा तो वो तो माइनर है, तो उसमें फिर केस पहुंच गया। तो उसमें समझाया गया क्योंकि सर ये जो फूड है ये एसेंशियल वाला पार्ट है। सुन लो, सारा फ्री में नहीं जाएगा। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एक बच्चा 17 साल का, 18 का भी कंप्लीट नहीं हुआ, कितनी चपाती खाएगा? 2-4 खा लेगा हद से, एक सब्जी। ये ना आगे पहुंच जाते हैं। अभी अब केस को समझो ना, एक सिंपल केस की बात हो रही है। अब अगर ऐसे तो खली से थोड़ी कंपैरिजन करेंगे, है ना? खली भी तो एक एज के बाद खली बना ना, तब तक थोड़ी खली बन गया होगा। उसमें एक डिसाइड किया गया कि भाई ये जो कॉस्ट आपकी बनती है ये इसको दे दो, ये जो इसके अलावा जितने भी कॉस्ट है वो नहीं दिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि इस तरीके का मैटर है तो आपको पहले इनके पेरेंट्स को फोन करना चाहिए था कि आपके बेटे ने हमारे साथ इतना बड़ा एक ऑर्डर मंगवाया है, तो वो चाहिए। हाँ, फिर तो पेरेंट्स आएगा ना। अभी वो उन्होंने बोला है, अभी वो जो चीज बोलते जाओ ना, अभी आ रही है बात गार्जियन की। अब आपने तो साफ ही एकदम बोल दिया गार्जियन एग्री हो गए तो माइनर साइड ही हो गए। अब तो एग्रीमेंट ही आपका और होटल वाले का और आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका हो गया, तो माइनर ऐसे आउट हो गया। समझ रहे बात? आप लोग जो काउंटी करते हो सारे छोटी एज के ही तो होते हैं। कोई रसीद देता है? कोई रसीद नहीं देता। उनको पता है मिल गए, बाद में तो ले भी नहीं पाएंगे, बच्चे हैं भाग जाएंगे, पहले पैसे दे दो जी। रसीद आपको इसलिए नहीं देते क्योंकि एग्रीमेंट आपके साथ कर नहीं सकते। रसीद मिलेगी तो आप फिर कोर्ट पहुंच जाओगे, देखो जी हमें तो लूट लिया। खैर, ये कुछ एक चीजें हैं जो हर कोई जानता होता है बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है जी। एक बिल्कुल ज्वलंत केस जो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये भी एक कोर्ट के अंदर आया हुआ केस है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, अब तो 2000 का नोट आ गया है, उसको घर से 2000 का नोट मिल गया। छोटा सा था, 8-10 साल का। 2000 का नोट लेके पहुंच गया सामने जो घर गली में एक दुकान होती है, टॉफी दे दो अंकल। 2000 का नोट और टॉफी मांग रहा है। अब यहाँ पर आएगी ड्यूटीज। दुकानदार की क्या ड्यूटी है कि 2000 रुपए पकड़े, बच्चे को साथ बिठाए और पेरेंट्स को फोन करके बुलाए। ये ड्यूटी बनती है और ये ड्यूटी है, उसका ऑब्लिगेशन है, क्योंकि सोसाइटी में बैठा है, रोज पब्लिक से डीलिंग करता है, तो उसको पब्लिक के साथ इस तरह का सिस्टम रखना पड़ेगा। और जब पैसे काट के भी तो वापस दे सकता है, पैसे काट के भी तो वापस दे सकता है, वो मतलब जितने की टॉफी है। केस तभी तो बना कि उसने पूरी 2000 की टॉफी पकड़ा दी उसे। अब जो कह रहा है उसमें तो केस बनेगा ही नहीं। 1 रुपए की टॉफी ले बेटा, इसने तो 1999 चेंज दिलवा दी सारी। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, जब वो 2000 वाली मैटर आई तो ये तो मैटर का थानेदार ने सुलटावा दिया था। वो पहुंचा पेरेंट्स उसके पास कि भाई तेरे में इतनी अकल नहीं है, 2000 रुपए का नोट एक छोटा सा 8 साल का बच्चा कैसे अपनी जेब में लेकर आ जाएगा और उससे टॉफी मांग रहा है। तो मेरे पे तो अगर मेरे से मेरा बेटा मांगेगा तो मैं कहूंगा ले 2000 का नोट टॉफी ले आ। अगर मैं 10 रुपए का दे सकता हूँ, 100 रुपए का दे सकता हूँ एक टॉफी के लिए। तो ये चीज है, यहाँ पर फिर राइट एंड ऑब्लिगेशंस आते हैं कि आपकी ड्यूटीज बनती हैं, आपकी ऑब्लिगेशन बनता है कि भाई आप इन सब चीजों का ख्याल रखें, है ना। पिक्चर में भी आपने कई बार देखा होगा कि जब नकली नोट पकड़े जाते हैं तो दुकानदारों को समझाया जाता है कि अगर आपके पास कोई नकली नोट आया है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करो। ये नहीं कि चुपचाप रख लो, आपको पता है कि नकली नोट आया तो इन्फॉर्म करो, और जो दे रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन। तो लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज में आ गया, बट ओनली
हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। तो आप इसमें कहा क्या लिखा था आपने अभी? इम्पॉसिबल बाय लॉ, कॉमन ऑल का लिखो, बट ओनली माइनस प्रॉपर्टी इज लाइबल, बट ओनली माइनस प्रॉपर्टी इज लाइबल, बट ओनली माइनस प्रॉपर्टी इज लाइबल। अब माइनस की प्रॉपर्टी को लाइबल बनाने के लिए उसने कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या बताई? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली, देखो वर्ड जो यूज हो रहे हैं, रीजनेबली नेसेसरी होना चाहिए, दिखे वो कि नेसेसरी है, रीजनेबल, सिर्फ बोलने भर से नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि मैं तो 4 नहीं, मैं तो 10 रोटी खाता हूं जी, मेरे लिए तो नेसेसरी है, इतना तो हर किसी को पता होता है, देखकर बता देते हैं बॉडी स्ट्रक्चर से कि हाँ भाई क्या रीजनेबल नेसेसरी है ना। किसी ने एक प्लेट चिकन बना ली, मंगा ली, आप खा लोगे 1 प्लेट चिकन, 10 प्लेट खा लोगे क्या? कोई नहीं खा सकता 10 प्लेट, तो खली खा सकता है बस, है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीजनेबली वर्ड उसने डोला है। वो यही बोल रहा है कि जब मैं नेसेसरीज की बात करूंगा तो मुझे ध्यान रखना है कि पहली बात कि वो रीजनेबली नेसेसरी हो। सेकंड बात देखो क्या कह रहा है, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई। जो मैंने कोट वाली बात बताई, उसने एक जज ने कहा कि भाई तूने 1 सिलवा लिया था, तूने 2 सिलवा लिए थे, तूने 3 सिलवा लिए थे। कहते हैं हाँ जी। अब दर्जी से पूछा जा रहा है तुझे क्या लग रहा है कि 3 से ज्यादा की जरूरत थी क्या? तू धड़ाधड़ दिए जा रहा है नवाब साहब, नवाब साहब। तो वो चीज आई कि अब ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने गलती की है, ये नहीं। जो रीजनेबली नेसेसरी था 1, 2, 3 समझ में आता है, उसके लिए आप बाउंड है, उसकी एस्टेट बाउंड है, बाकी 9 के लिए बाउंड नहीं। बाकी और सर ये तो फिर भी गलत, बाकी 9 खत्म। हाँ गलत हो गया, क्योंकि पहले भी उसकी 3 तो शेरवानी। फिर मैंने क्या कहा यार, देखो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो दर्जी को भी यूज करना पड़ेगा ना बेटा। अब जानबूझकर, अब जैसे मैं वैसे कह रहा हूँ, चलो डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए, तो आप खाना कितना खिलाते हो? जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ये थोड़ी आजा बेटा मेरे घर में आजा, उस वक्त क्यों सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है? सबको पता है कि जो डॉग्स है वो एक ऐसी प्रजाति है, उसको यही नहीं पता होता कि मेरा पेट भर गया, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, थोड़ी देर खाएगा, अगर से पेट भर गया भाग कर 1 राउंड लगाकर आएगा, फिर खाना शुरू कर देगा। उसको नहीं पता। लेकिन आप वहां पर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर तो यूज करोगे। ये चीज कही जा रही, ठीक है। तो ये लिख लो, ए पॉइंट रीजनेबली नेसेसरी, पॉइंट ए है इसका रीजनेबली नेसेसरी, और पॉइंट बी है मस्ट नॉट हैव सफिशिएंट सप्लाई। रीजनेबली नेसेसरी और सेक बी पार्ट must not have already a sufficient supply. Reasonably necessary और B part must not have sufficient supply. फिर और जो छोटे मोटे आपके डाउट्स हैं उसका आंसर यहाँ पर दे रहा है इस पैराग्राफ में। नेसेसरी मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियल नीडेड बाय अ माइनर, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरियस और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। कोट तक तो ठीक था, अब ज्वेलर की शॉप पे चले गए, हम हीरे का नेकलेस पहनेंगे, दवाब साहब। अब कोट तक तो मामला समझ में आ रहा था, नेकलेस तो कोटी का अगर बहुत वो उसमें भी आ जाएगा, बिल्कुल उसमें भी आ जाएगा। वो कहेगा जी कोट के अंदर हीरे जड़ देना, या कोट ऐसा कोट वैसा, ऐसे बतेरे कोट है। हम भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलते हैं कि, तो वो बिल्कुल आपने ठीक बोली है कि जहां बात उसने ये भी लिख दिया है लग्जरियस, कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल। भाई आपने हीरा पहनना है, हीरा पहनने का मतलब तो था जब नवाब थे, अभी आप माइनर हैं, आपके लिए भी जरूरी नहीं है। एक तो कॉस्टली भी है और अननेसेसरी आर्टिकल, तो उस केस में
क्या होगा? कौन फंस जाएगा? माइनर ही फंसेगा। अरे जिसने ये जिसने उसको बनाया हाँ, अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं नेसेसरी की बेटा, वो उसके लिए नेसेसरी नहीं है तो आप मत दीजिए। अच्छा मतलब सब अपने आ जाए। हम पे आ जाएगा बेटा। पता चलेगा कि कौन कोर्ट लेके जा रहा है, कौन? कोर्ट लेके जा रहा है, टेलर लेके जा रहा है। नहीं समझा। तब ये केस कौन लेके जा रहा है? कौन लेकर जा रहा है? दर्जी लेकर जा रहा है ना, जो सफर कर रहा है। माइनर तो खुश है, वो तो एंजॉय कर रहा है। अगर उसे तब भी पता है कि उसके ऊपर ही केस आने वाला है तो फिर नहीं पता होता बेटा, दर्जी को कहाँ पता होता? अभी भी आजकल के भी टेलर्स के पास जाएंगे उनको नहीं पता होता बेटा, क्योंकि उनकी सारी लाइफ कटिंग और सिलाई में चली गई। अब तो बहुत कम लोग हैं जो पढ़कर आते हैं। मैंने सुना है कि भाई कोई लंदन से पढ़कर आया जी स्टिचिंग एंड टेलरिंग। हाँ मैं जानता हूँ एक आध को, और वो हाँ हाँ हम टेलरिंग बोल रहे हैं बट उससे वो लोग फैशन डिजाइनिंग बोलते हैं। हम हिंदी में दर्जी बोल रहे थे। मीनिंग तो वही है ना, बट वो उसको फैशन डिजाइनिंग बोलते हैं। भाई कितनी सारी लड़कियां बैठी तो जानती हैं इनके जो सूट्स जो स्टिच होते हैं वो कितने कॉस्टली होते हैं। सब लड़कों को भी पता है। चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है यार, मैं एग्रीड, पता है। देखो फिर इसी में एक थर्ड लास्ट लाइन कह रहा है, एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन स्कोप ऑफ कवर्ड नेसेसरी। तो मैंने पहले बोला था, स्कूल जा रहे हो, स्कूल की फीस नेसेसरी में आती है। फ्यूनरल सेरेमनीज के बारे में कह रहे हैं कि मैंने बताया था उनके फादर की डेथ हो गई थी। जब फादर की डेथ हुई, उनके नवाब साहब की जब डेथ हुई तो उसमें बहुत सारा खर्चा आ गया, वो उनकी एस्टेट से लिया जाएगा। माइनर से नहीं ले सकते, उनके एस्टेट से लिया जाएगा। ठीक है जी, आपका वाला क्वेश्चन छठा, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। देखो जी, ये फिर आप लिखे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। देखो पढ़ो जरा, क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, पढ़ो आप पढ़ो। देखो पहली लाइन में तो सिंपल कह दिया कि माइनर के सारे वॉइड एब इनिशियो ही होते हैं, वो तो कह ही रहा है। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। गार्जियन तो एंटर कर ही सकता है। आगे कह रहा है, वेयर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर व्हिच इज विद इन द कंपिटेंस एंड व्हिच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच द माइनर कैन इन्फोर्स। वो तो हम पहले आंसर दे चुके हैं। जैसे आपने बोला जी गार्जियन कह रहा है वहां से फोन करके दे दो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। फिर तो आप कहोगे मैं पूरी दुकान भेज देता हूँ जी, आपने कह दिया तो लायबल गार्जियन हो जाएंगे। तो कह रहा है हो तो क्या, कैन इन्फोर्स, फिर तो आप इन्फोर्स कर सकते हो, क्योंकि वो इन्फोर्स किसके ऊपर होगा, गार्जियन के ऊपर होगा, क्योंकि गार्जियन आ गए बिल्कुल पार्टी बनकर। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। क्वेश्चन यहां पर आता है, तो आप जरा लिखो, all contracts made by guardian on behalf of minor are not valid. All contracts made by guardian on behalf of minor are not valid. On behalf of a minor. Not valid. मैंने एक दिन आपको कहा भी था कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कहा था मैंने आपको, क्योंकि अभी अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी होगी नहीं, आपके नाम ट्रांसफर ही नहीं होगी। 18 के बाद हो जाएगी, मेजर हो गई ना। अब क्या कह रहा है, फॉर इंस्टेंस द गार्जियन ऑफ अ माइनर
has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आप ही के नाम ट्रांसफर होगी, आपके माइनर के नाम नहीं हो सकती, वो बाद में प्रोसेस अलग चलेगा उसका। अभी वो ये नहीं कह सकता कि हाँ जी जब मैंने खरीदी है, ये माइनर के लिए खरीदी है, तो ये ऑटोमेटिकली जब मेजर होगा तो इसके नाम पर ट्रांसफर हो जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं। कैन नॉट बाइंड, लिखा है ना साफ साफ, minor has no power, the guardian of minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. तो ये अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है, मैं फर्स्ट क्लास से आपको देता आ रहा हूं, तो ये वही चीज याद रखनी है आपको। तो लिख लीजिए ये पॉइंट, एरो डालकर नीचे लिखिए, गार्जियन कैन नॉट बाइंड द माइनर, cannot bind the minor for the purchase of immovable property. लेकिन परचेज ऑफ इमूवेबल, लैंड इमूवेबल है ना सर, जो चीज जो मूवेबल है उस पे कर सकते हैं। हाँ उसमें हो जाएगा, गाड़ी वगैरह नाम पे कर सकते हैं ना गाड़ी। अब देखो बात तो वही है कि वहां पर तो लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है ना, टीवी आपके पास आ सकता है अगर वो नेसेसिटी में आ गया, लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप में आजकल बच्चों को एजुकेशन की जरूरत थी, वो नेसेसिटी में आ गया, कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें तो कुछ काम करने का होता ही नहीं है। पेमेंट की बात है। गार्जियन, अब गार्जियन में फादर मदर की बात नहीं होती ना, गार्जियन में तो कोई भी हो सकता है, अंकल भी तो हो सकते हैं गार्जियन। अंकल लैपटॉप खरीद कर दे दिया माइनर को, अब माइनर को कह रहे हैं कि भाई अब पेमेंट तो ही करेगा, उस चीज के लिए बात किया। उसमें वो एक भी लिखवाता है, अकाउंट बनता है तो उनका कुछ प्रोसेस होगा, वो सोच रहे उनका कुछ प्रोसेस होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, और अगर है तो फिर तो वो फिर फंस जाएंगे, लग्जरियस चीज मंगाओगे तो। हाँ जी बेटा, लेकिन अब उसका तोड़ देखिए, जो ये बात आ रही थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कोर्ट की अगर इंटरवेंशन आ जाए, कोर्ट की इंटरवेंशन आ जाए तो क्या होगा, क्या कह रहा है, बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अब कोर्ट की इंटरवेंशन आ रही है, of a minor with the sanction of the court, the sale of minor's property may be imposed by either party to the contract. ये कोर्ट की इंटरवेंशन से तो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बहुत बड़ी बातें चलेंगी, भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हो सकता है, मान लीजिए कुछ केस कोर्ट में पहुंचा, प्रॉपर्टी माइनर की है, तो उस वक्त वो क्या कह रहे हैं कि कोर्ट की इंटरवेंशन हो जाएगी, और कोर्ट अगर कहता है कि भाई ये जो मैंने सर्टिफाइड एक गार्जियन फिक्स कर दिया, ये कर सकता है माइनर के बिहाफ पर, वो वैलिड है, वो वैलिड है। तो नीचे लिखो नेक्स्ट एरो में, बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट अ सर्टिफाइड गार्जियन, a certified guardian of a minor guardian of the minor may enforced लिख रहे हैं सीधा, बीच का तो आप समझ ही गए, may enforced by either party to the contract,
फिर कोर्ट की इंटरवेंशन आ गई, वहां तो बिल्कुल सेफ गेम हो गया, उसमें तो कोई है ही नहीं, रीजन ही नहीं है। अब माइनर के साथ सामने जो पार्टी है, माइनर की प्रॉपर्टी बिक रही है और सामने जो पार्टी है वो कह रही है जी मैंने माइनर से खरीद रहा हूं, ये तो बाद में आप इसको इनवैलिड घोषित कर दोगे। तो कह रहे नहीं, कोर्ट की इंटरवेंशन है, कोर्ट का ऑर्डर है, और मैं जो गार्जियन हूं, मैं एक सर्टिफाइड गार्जियन। ऐसा बहुत टाइम पर होता है, बहुत केसेस में होता है, जैसे है ही नहीं, किसी के पेरेंट्स वगैरह सबकी डेथ हो गई, अब प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, माइनर को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर लायबिलिटी प्रूव हो चुकी है और पेमेंट करनी है, अब ऑनर एक तरीके से माइनर बन गया है और सर्टिफाइड गार्जियन एक अपॉइंटेड हो जाएगा, तो सर्टिफाइड गार्जियन जो है उस माइनर की प्रॉपर्टी को बेचेगा। अब क्योंकि कोर्ट की इंटरवेंशन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा सामने वाली पार्टी। अदरवाइज हमने बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो गार्जियन है वो भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोर्ट की इंटरवेंशन है तो हो जाएगा। कोर्ट की इंटरवेंशन तो कुछ भी करा सकती है, ठीक है जी। लिखो 7, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो कह रहा है कोई मतलब नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की भी आप बात करें वो भी मतलब नहीं, प्योरली वॉइड लिख दो, टोटली वॉइड, टोटली वॉइड। कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऐसा कहने की कोशिश की जा रही कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके भी क्या पता कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाए, तेरा नो, तब भी वॉइड, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, टोटली वॉइड। नेक्स्ट, नो इंसॉल्वेंसी, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता बेटे। अगर सिर्फ पैसे इंसॉल्वेंट नहीं होगा, माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि माइनर डील नहीं कर सकता, बिजनेस डीलिंग नहीं कर सकता, माइनर कुछ भी नहीं कर सकता, एग्रीमेंट्स नहीं कर सकता, तो कैसे डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर 1% जैसे वो लायबल है, उसको अमाउंट पे करना है, वो लाइबल होता ही नहीं, उसकी एस्टेट लाइबल होती है, और एस्टेट नहीं है तो एस्टेट ही नहीं तो लाइबल नहीं। सर माइनर तो कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, डील नहीं कर सकता, बट सर अगर वो पर्सनली लायबल भी होता है तो पर्सनली होता ही नहीं लाइबल, मैंने बोला ही नहीं, पर्सनली लाइबल होता ही नहीं। मैं सर वही कह रहा हूँ, अगर कोई भी पार्टी अगर पर्सनली लायबल होता है वो अपने स्टेट में से तो पेनल्टी देता है वापस, बट सर अगर वो पर्सनली लायबल नहीं है फिर भी उसको स्टेट में से पेनल्टी देना पड़ रहा है, सर वो कैसे। देखो, पर्सनली लाइबल ना होने का मतलब है कि आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन आपकी एस्टेट है उस पेमेंट को करने के लायक, नेसेसिटीज के लिए भी, तो वो एस्टेट से पेमेंट होगी। अदर देन नेसेसिटीज के लिए लाइबल नहीं है। कोर्ट ने वहां पर दोनों चीजें डिफरेंशिएट की, नेसेसिटीज और नॉट नेसेसिटीज। नेसेसिटीज है तो पेमेंट करनी है, लेकिन माइनर से नहीं मांग रहे, उसके एस्टेट से मांग रहे। अगर उसकी एस्टेट देने लायक नहीं है तो नहीं मांगेगी। नेसेसिटीज के लिए सर, लग्जरीज के लिए कोई मतलब ही नहीं, आप क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि माइनर लायबल ही नहीं है। मतलब माइनर के नाम पे कोई एस्टेट हो सकती है? नहीं होगी ना, तभी तो कह रहे हैं हो ही नहीं सकते। तो उसके एस्टेट में से अगर कोई लायबल हो गया तो एस्टेट में जो कैसे? देखो, माइनर के नाम पर कोई एस्टेट नहीं होगी, लेकिन जब उसके फादर मदर कोई भी नहीं रहे तो उनकी प्रॉपर्टी जाएगी तो माइनर के पास ही, वो अदरवाइज वो किसी एक कॉर्पस के पास होगी, यानी कोर्ट के पास हो सकती है या कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक ट्रस्ट के पास हो सकती है। उस ट्रस्ट से जो भी बेनिफिट मिलेंगे वो किसके होंगे? माइनर के, उसमें से पेमेंट होगी। तो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। जब माइनर बिजनेस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में आपने बेनिफिट के लिए रखा हुआ है, अब पार्टनरशिप भी तो इंसॉल्वेंट होती है, तो क्या पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी के केस में उसके ऊपर हम लायबल ठहराते हैं उसे? मतलब ही नहीं भाई साहब, तो साइड बैठो, पैसा बच गया तो आपको दे देंगे, नहीं तो आपको ना देंगे ना लेंगे, ये उसकी सेफ्टी। तो माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन बी एन एजेंट। से ऊपर कोई पॉइंट नहीं वो अच्छा ये रह गया अभी। अच्छा, चलो पहले वही लिख लेते हैं, पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप लिख लेते हैं। पार्टनरशिप का तो आपने पढ़ा ही हुआ है।
माइनर जो है फॉर द बेनिफिट ही एडमिट हो सकता है। इसमें सिंपल आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप में आप लिख लो माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ओनली। जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे भी हम, ब्रैकेट में सेक्शन 30 लिख लेना, ये सेक्शन 30 कह रहा है। 30 किसका? ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, कैन बी एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट्स ओनली। ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब फिर वही बात आ गई कि एजेंट तो आपने रख लिया, लाइफ पर्सनली आप उसको बाउंड कहीं कर नहीं सकते। एजेंट का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया कि भाई मेरे बिहाफ पर एक काम कर रहा है, एक तरीके का एजेंट बना दिया। एजेंट मतलब एजेंट फंक्शंस लाइक अ मीडिएटर बिटवीन द मेन ओनर एंड द डील, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो एजेंट हो गए। अब वो कह रहा है कि आपने एजेंट तो बना दिया, बन तो सकता ही है, जब पार्टनरशिप के अंदर फॉर द बेनिफिट बन सकता है तो एजेंसी के अंदर भी आ जाएगा कि वो एजेंट बन सकता है, फॉर द बेनिफिट तो बन ही सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। अब कुछ गलत वलत कर दिया तो उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। समझ रहे बात को? तो लिख लो एरो डालकर इसके सामने, बट ही इज नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल अब जैसे देखो इन्हीं केस की, हाँ बस इतना ही लिखना है। इसी अब बैंक वाले एग्जांपल को समझ लो। जैसे हमने आपको क्या कहा था कि माइनर जो है बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता, तो माइनर के साथ गार्जियन को अटैच करते हैं, माइनर के साथ गार्जियन को अटैच करते हैं। तो बाई चांस किससे गलती हो गई, बैंक से मान लो कुछ हो गया और माइनर को चेक बुक सब इशू कर दिए और वो चेक बाउंस हो गया, अब वो पर्सनली लायबल तो है ही नहीं, तो क्या उसके ऊपर इन्फोर्स हो सकता है? हो ही नहीं सकता। देखो एग्जांपल में क्या कह रहा है, अ माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन द बैंक, बिल्कुल हो सकता है, आप सबके अकाउंट है बैंक में। ही कैन ड्रॉ अ चेक फॉर हिज परचेजेस, अब उसने कुछ खरीदा, चेक से पेमेंट कर दी, माइनर है भाई साहब, बात परचेजेस की आ रही है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया, जब पीछे ही आपको बना कर दिया गया था कि भैया जब माइनर के साथ एग्रीमेंट्स होंगे, परचेज हमला एग्रीमेंट हो गया तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेसेसिटी के लिए तो इसे बाउंड कर सकते हो, लेकिन अबव दैट नहीं कर सकते। अब उसने परचेज भी कर ली और पेमेंट कर दी थ्रू चेक, कोई मिस्टेक हो गई, नहीं कर सकते। कह तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन हो गया कुछ सीन हो गया। सर बैंक कैसे करते हैं? सर बैंक कैसे करते हैं? सर चलो एक परसेंट मान लिया कि चेक इशू भी कर दिया, बाउंस भी हो गया, तो फिर आपके गार्जियन को पकड़ेंगे, वो लायबल नहीं है। अभी बात माइनर की हो रही है। तो बैंक का तुमने को एक मिनट एक एक बोलोगे तो सुन लूंगा ना सर। या तो बैंक की गलती हुई या फिर जो बेच रहा उसकी गलती, वो सेकेंडरी। बेटा सुन लो, आपका क्वेश्चन है कि उसके पास चेकबुक कैसे आई? नहीं सर, नहीं सर, ये है कि बाउंस हो गया तो फिर कौन है? अरे पहले इनिशियल उससे पहले आ गई ना। इनका क्वेश्चन है कि उसको चेकबुक इशू ही नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हो गया कुछ, चेकबुक इशू हो गई, बैंक से गलती हो गई, गलती तो होती है, ह्यूमन बीइंग से ही तो गलती होती है। हम उस पर बहस नहीं कर रहे, वो सेकंड वो अलग चलेगा केस कि बैंक ने कैसे इशू कर दी, वो केस अलग चलेगा। अभी उसके पास चेकबुक है,
अभी उसके पास चेकबुक है तो है, कौन माइनर कर सकता है, लेकिन माइनर तो उससे मिसयूज कर रहा है तो केस क्यों करेगा? बाद में भी तो हो सकता है ना, बाद में बिल्कुल हो सकता बाद में है, तो दोनों के ऊपर बिल्कुल हो सकता है, मैं मना कर ही नहीं रहा, केस तो हो ही सकता है। जो गलती करेगा, गलती का केस तो उसके पेनल्टी लग सकती है, बैंक में गलती उसके अगेंस्ट पेनल्टी हो जाएगी। लेकिन अभी क्वेश्चन ये मत राइज करो कि कैसे आ गई, वो आ गई उसके पास चेकबुक, अब चाहे वो बैंक की गलती है चाहे कुछ भी है। अब बात ये आ रही है कि उसने वो चेक से पेमेंट कर दी, अब उसने चेक से पेमेंट कर दी, अब जब चेक से पेमेंट हो गई, चेक हो गया बाउंस, चेक हो गया, मुद्दा ये है कि लायबल कौन हुआ? लाइबल कोई भी नहीं हुआ, माइनर लाइबल नहीं हुआ, माइनर लाइबल नहीं हुआ, इसको छोड़ के कौन हुआ? नहीं ले पाओगे पैसे। अभी तो फिर इसका मतलब आपने अब तक क्या पढ़ा, हमने तो ये कहा ना माइनर के लिए आप पैसे मांग ही नहीं सकते ना, आपने गलती किया तो भुगतो। हाँ बस वो अपने आप में लाइबल क्या भुगतेगा वो, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लाइबल का मतलब होता है who will pay। सेलर तो पहले ही सामान दे चुका बेचारा, अब वो और क्या देगा? सेलर विल नॉट गेट एनी सिंगल पेनी, उसे ये सिर्फ प्रूफ करना पड़ेगा कि नेसेसिटी थी या कुछ थी। बट यहाँ पर चेक बाउंसिंग का मैटर आ गया, माइनर के ऊपर लाइबल नहीं। तो सर सामान तो वापस ये नहीं लेंगे, कैसे ले लेंगे? अभी तो पढ़ रहे थे नेसेसिटी में, नेसेसिटी वाले मैटर में पैसे ले सकते हो, अबव दैट तो ले ही नहीं सकते। सामान वापस कहां से ले लोगे? लायबल कौन है? बोलो बोलो। जो बैंक ने सर इशू कराना है तो सर बैंक की गलती है, तो सर लायबल सर तो बैंक को गलती सर बैंक की। अभी हम माइनर ये निगोशिएबल में पढ़ लेना, जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे अगले उसमें इंटरमीडिएट में, तब समझ लेना। अभी हम माइनर पढ़ रहे हैं, अब निगोशिएबल नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं, क्योंकि जो चीज जहां नहीं है अभी हम सिर्फ माइनर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको सिंपल कहा भी इतना समझो कि उसके पास चेकबुक आ गई, चेकबुक आ गई, उसने पेमेंट कर दी, बट ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। कौन? माइनर। माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। चेक बाउंसिंग को लेकर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। कह रहा है नॉर कैन बी सूड अंडर कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी फ्रॉड डन फ्रॉम हिज अकाउंट। साफ बोल दिया, माइनर पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट लिखो फटाफट। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। एक और पॉइंट आ गया आपका वाला, गार्जियन की बात हो रही थी ना, कैन नॉट बाइंड। इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी इसीलिए बेटा, जो दूसरी पार्टी है उसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको समझदारी होनी चाहिए कि आप किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप कभी जाइए स्कूटी खरीदने जाइए, कार के शोरूम में जाइए, तब वो आपसे मांगेगा डिफरेंट चीजें, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि वो उसके बिना जाते ही नहीं, आपसे आगे आगे आपके पास आएंगे ही नहीं। आपने जैसे ही मना किया कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो भैया जाओ, मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है तो भैया जाओ। पैन कार्ड लाओगे, आधार कार्ड लाओगे, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी उसके अंदर, उसके बावजूद भी अगर वो आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो फिर कौन लायबल हुआ? खुद सैलरी हो। तो इसलिए कहीं ऐसा सोचो ही मत। तो बेटे ये पास्ट केसेस की बात हो रही है, ये बहुत पुराने टाइम की बातें हैं जब यहाँ पर कई लोगों के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं हुआ करते थे। जब बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते तो वहां पर कई बार ये लड़ाइयां लंबी चल जाती है, बहुत लंबी चल जाती है। हमें एक लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, स्कूल के पास नहीं, माँ बाप के पास नहीं, और किसी अथॉरिटी ने इशू नहीं किया सर एक तरीके और उसको हमें 18 से ऊपर का प्रूव करना था पॉक्सो से बचाने के लिए अपने क्लाइंट को। हम प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि शी इज अबव 18, उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइनर वर्ड और मेजर वर्ड सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड का डिफरेंस है माइनर और मेजर होने में, लेकिन काया पलट हो जाती है पूरे केस की, पूरे केस की। इतने प्रिविलेजेस हैं माइनर्स के पास।
तो इसलिए माइनर को हल्के में मत लीजिए। मैंने 18 को पहले ये बहुत लेट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये पढ़ डालो, पढ़ो जरा जल्दी से। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। पढ़ो बेटा। हाँ हाँ, कुछ नहीं हो रहा, तू पढ़, वो मेरे लिए पढ़ रहा है ना, तू सुन। आप पढ़। Authority expressed or implied is not capable of binding his parents or guardian. Even for negligence, the parents will be held liable only when the child is acting as एजेंट्स ऑफ वो कह रहा है माइनर के कोई भी एक्ट पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकते unless and until he is functioning like an agent to the parents. अगर वो पेरेंट्स का एजेंट बना हुआ है और पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि ये बात, तब तो वो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। नोट करो पॉइंट सर। एक मिनट आप पहले नोट कर लो, फिर पूछते। आप याद रखना क्वेश्चन को। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, इसके नीचे एरो डालकर पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट। कैन नॉट बाइंड इवन फॉर नेसेसरीज। नेक्स्ट एरो में लिखो पेरेंट कैन बी हेल्ड लाइबल, पेरेंट कैन बी हेल्ड लाइबल when minor is acting, when minor is acting like agent to the parent. ये भी एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये भी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है कि एक्टिंग लाइक एजेंट टू द पेरेंट्स। इसमें बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और बहुत महीन चीज चलती है, और ये चीजें भी जाकर कोर्ट में ही सेटल्ड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पीछा छुड़ाने के लिए बोल देते हैं कि हमने तो नहीं बोला था। उस केस में क्या करेंगे? रिटन डॉक्यूमेंट्स कोई देगा नहीं, तो ये मैटर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ पास्ट डिसीजंस के बेसिस पर इनको बनाया गया है और कुछ नहीं, अभी भी डिसीजंस बाय कोर्ट ही होते हैं अधिकतर। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये लिख दिया तो इसका ऑनलाइन फाइनल हो गया। ये भी अभी भी कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं इन चीजों को भी, अब भी तक चल रहे हैं मैटर्स बहुत सारे। इसमें एग्जाम्पल देख लो क्या कह रहा है। रिचा माइनर entered into contract of buying a scooty from the dealer and mentioned that her parent will be liable for the payment of scooty. वो मेंशन कर रही है कि पेरेंट्स दे देंगे पैसे, चिंता ना करो। ठीक है जी। The dealer sent a letter to the parents for the money. तो क्या कह रहे हैं? The parents will not be liable for such payment as the contract was entered by minor in their absence and out of their knowledge. यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना, आउट ऑफ देयर नॉलेज, अगर वो उसी वक्त बात कर लेता, बेवकूफ इंसान था, उसी वक्त पूछ लेता फादर को फोन करके कि सर ऐसे ऐसे आपकी बेटी आई है, ऐसे नहीं देगा। ये केसेस हुए, पास केसेस हुए, इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हुई। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये कार्ड, ये सब चीजें इसीलिए मांगी जाने लग गई है, जिससे कि कोर्ट में एक बार प्रूव किया जा सके। मैंने तो आपको बताया था माइनर को तो स्कूटी इशू ही नहीं हो सकती, माइनर को हो ही नहीं सकती स्कूटी इशू, उसको लाइसेंस मांगा जाएगा। लाइसेंस भी किस चीज के लिए है? वो लाइट स्कूटी चलाने के लिए होता है, 16 साल से 18 साल के बीच के लिए भी होता है एक इशू, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कुछ इस तरीके के लिए है। 18 से ऊपर आप अगर है तभी आपको ओरिजिनली फेयर इशू लाइसेंस इशू होता है, नहीं तो स्कूटी आप मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि पुराने केसेस हुए हैं, कुछ घटनाएं घटी है तभी तो बने ये पॉइंट्स, नहीं तो इतना जरूरत ही नहीं थी। माइनर का तो पहले ही पढ़ चुके कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट
वॉइड अब इनिशियो या खत्म, इससे ज्यादा पढ़े क्यों? ये घटनाएं घटी, उसके बाद आपके पॉइंट्स निकल कर आएंगे। 12th, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट क्या है? ये पार्टनरशिप साफ दिख रही है, पार्टनरशिप ही तो है। हाँ जी बेटा, एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसे, ये तो सिंपल पार्टनरशिप हो गया और बेनिफिट रहेगा, किसी भी लॉस के लिए वो लाइबल नहीं है। नेक्स्ट लिखो, श्योरिटी फॉर अ माइनर। सर इसमें कुछ लिखा नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला तो था लाइक पार्टनरशिप, पूरा पार्टनरशिप वाला है, पॉइंट अलग बना दिया। श्योरिटी फॉर अ माइनर, अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फादर ने बोल दिया दे दो तो क्या करेंगे? तो दे देंगे। कौन पेमेंट करेगा? तो श्योरिटी की तो बात आ रही है, बस सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि श्योरिटी माइनर ना हो, जो श्योरिटी है वो माइनर ना हो, वो मेजर हो। तो फर्स्ट कौन जाएगा? श्योरिटी। सर वो भी माइनर और श्योरिटी भी माइनर हुआ तो फिर तो खत्म हो गई ना, बात ही खत्म हो गई। माइनर श्योरिटी भी नहीं दे सकता भाई, समझ रहे हैं बात? तो जब बात वो कह रहा है कि श्योरिटी कोई बन गया तो इसका मतलब वो ये अपने आप में डायरेक्टली कह रहा है कि मेजर है कोई। सर अगर इतना कुछ अगर माइनर को दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो काफी सारे इन्हीं की केसेस आ जाते होंगे माइनर की। अब नहीं आते, बहुत सारे चेंजेस हो गए, अब कम हो गया, पहले आते थे, पहले तो बहुत इतनी मैक्सिमम आते होंगे, बहुत आते हैं बेटा। आप आपकी समझ के उसमें लेके जाते हैं। आप एक सिटी में रह रहे हो, सुन लो, आप एक सिटी में रह रहे हो, आप एक सिटी में रह रहे हो, तब जाकर इतनी अवेयरनेस आपको हो रही है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप थोड़ा सा गांव देहात की साइड जाएंगे, वहां तो कुछ भी नहीं पता किसी को, वहां कुछ पता ही नहीं है किसी को। तो सर ये केसेस गाँव के, ये गाँव के केसेस है सर, ये आपको पता है तभी तो यहाँ पर केसेस होते हैं, वहां के तो होते ही नहीं। वहां कोर्ट कचहरी देखता कौन है? यहाँ तो आपको छलांग लगाई तो साकेत कोर्ट पहुंच गए, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए, रोहिणी कोर्ट, हर जगह तो आपकी कोर्ट बनी हुई है। मैं वैसे बता रहा हूँ, आप यूपी वगैरह की साइड जाइए, अगर यूपी में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ जाए तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा। अब एक कोने से इलाहाबाद किसी को जाना पड़ जाए तो कितनी बड़ी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बंदा ऐसे ही नहीं जाएगा। तो वही चीज कह रहा हूँ, ये तो कुछ एक आपकी जहां पर समझदार लोग बहुत ज्यादा हैं तो वो लोग कोर्ट केस पहुंच जाते हैं और वो केस जो है जजमेंट बन जाते हैं और आपके पास एक पॉइंट बन जाते हैं बुक के। ये स्टडीज ही तो हैं जो आगे और एक्सपेंड होती हैं। तो श्योरिटी में तो क्लियर हो गया, कुछ लिखाने की जरूरत है? बस श्योरिटी ध्यान रखना है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। 14th लिखो, माइनर एज शेयर होल्डर। माइनर एज शेयर होल्डर, माइनर एज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ऐसे कहते हैं ना सर, शेयर होल्डर तो बन सकता है माइनर, मैंने सुना माइनर। ये वो शेयर होल्डर की बात नहीं, शेयर्स वाला कंपनीज की बात होती है, ये कंपनी के शेयर के होल्डर की बात है। तो सर माइनर तो शेयर, सर कंपनी के जो शेयर स्टॉक्स होते हैं वो तो माइनर ले सकता है। अभी सुन, बहुत सारी चीजें हैं, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं पढ़ जाओगे। उसमें कंपनीज एक्ट भी तो आ गया, जब आप कह रहे हो तो कंपनीज एक्ट की इन्वॉल्वमेंट भी तो हो गई, तो थोड़ा इंटर के लिए भी तो
छोड़ोगे? सारा कुछ अभी थोड़ी गेन कर लोगे, अभी उतना गेन करो जितना आपकी जरूरत है। देखो क्या कह रहा है, माइनर एज शेयर होल्डर। पढ़ो जरा, आप ही पढ़ो, अभी क्लियर हो जाएगा। पढ़ो आप ही। A minor ठीक है जी, इनकॉम्पिटेंट है, शेयर होल्डर नहीं हो सकता। आगे आपका सारी क्वेरी खत्म कर दी। इफ बाय मिस्टेक हो गया कुछ, रिसाइन द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब बाय मिस्टेक वो मेंबर बन गया, कंपनी को पता चला कि ये तो माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में इसके साथ। आगे बढ़ो। अरे आगे आएगी सब जवाब, आप पढ़ो तो सही। And remove his name from register, but a minor stake acting his lawful guardian becomes a shareholder by transfer or termination of full paid share. बात लॉफुल गार्जियन की आ गई, तो लॉफुल गार्जियन के हिसाब से तो आप बैंक में अकाउंट भी खोल सकते हो। तो वही बात यहाँ पर आ गई, लॉफुल गार्जियन के बिहाफ पर अगर गार्जियन आपके बिहाफ पर शेयर खरीद रहा है तो कहानी खत्म, फिर तो लीगल हो गया। अदरवाइज माइनर एंटर नहीं कर सकता, कंपनी सीधा उसका कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर देगी। समझ रहे बात ये चीज। और रही बात पैसे की, जो आप कहते हैं कि पैसे लौटाने या नहीं लौटाने, दैट्स सेकेंडरी। कंपनी में नहीं दे रहे, आपने हमारे साथ चीटिंग किया। आ जाओ, इसमें लिखा हुआ होता है साफ साफ कि जब आप एलिजिबल ही नहीं है तो आप कर रहे हो। जो अनएलिजिबिलिटी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो खुद ही भुगतेगा ना। समझ रहे बात? आ जाओ जी, नेक्स्ट लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। आइए, आज का लास्ट पॉइंट है। इसमें लिखा भी हुआ है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग आपके साथ एग्जाम्पल समझ आए। दिस इज कॉल्ड सिविल, दिस इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। मैंने ऐसा कोई भी एक्ट किया जिसकी वजह से डर गए, जिसकी वजह से इनको डर लगा, और अगर बाई चांस ये हार्ट पेशेंट होते तो इनको कुछ भी हो सकता था, तो ठीक है, ये मुझे कोर्ट ले जा सकते थे। अच्छा, कोर्ट ले जाते हैं? पहले वो हॉस्पिटल जाता है कि आपको कोर्ट क्या चल रहा है? तो पहले तो हॉस्पिटल ही जाएगा, पहले तो हॉस्पिटल ही जाएगा, लेकिन जब हॉस्पिटल में बताएगा कि मेरे सर ने मेरे साथ इस तरीके से मिसबिहेव किया, तो डॉक्टर उसमें रिपोर्ट में लिखेगा, तो वो थाने में फोन करेगा कि इसके साथ इस तरह से हुआ है, यहाँ से थानेदार आएगा। ये हॉस्पिटल में होगा, लेकिन उधर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक जगह सिविल रॉन्ग्स है, कुछ एक जगह क्रिमिनल रॉन्ग्स है। तो सिविल रॉन्ग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। A tort is a civil wrong. A minor is liable in tort unless the tort is reality. पढ़ो यार, कोई पढ़ो। कोई भी पढ़ो जो थोड़ा लाउडली पढ़े। A tort is a civil wrong. A minor is liable tort unless the tort is in reality is a breach of contract. Unless, जब तक कोई breach of contract ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको तोड़ना, उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ब्रीच हो गया। कंडीशन पूरी ना करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे, Thus, where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to the trade. सिविल रॉन्ग हो गया, मतलब सिविल रॉन्ग इन द सेंस कि ड्यूटीज आ गई। आप अगर अपनी ड्यूटी से मुकर रहे हो, मेरे पास एक माइनर आया कि सर मुझे आधे घंटे के लिए लैपटॉप चाहिए, मैंने वो लैपटॉप उसे आधे घंटे के लिए दे दिया, अब वो कह रहा है कि मैं तो नहीं दे रहा। दिस इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग।
ठीक है ना, वापस वो तो वापस करेगा, सर आप वो तो वापस करेगा। पर सर अगर कोई 1 घंटे तक नहीं आया गायब भी हो गया फिर कैसे करना? वो अलग इशू हो गया। तो आप क्रिमिनल, आप क्रिमिनल, आप जो है ना सिविल के साथ क्रिमिनल मिक्स कर रहे हो। अभी सिविल की बात हो रही है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी वो दे रहा है। सर कोई किस बात का रोकना चाहिए, इसीलिए तो एक एग्जाम्पल से समझा रहा, नहीं तो केस स्टडी होती है यहाँ पर। आपको एक एग्जाम्पल से इसीलिए समझाया जा रहा है कि इन छोटे छोटे मैटर्स में मैटर यहीं पर सुलझ जाते हैं, ये कोर्ट में नहीं जाते। सुन लो बेटा, देखो आप तीनों को मैं फिर अगली क्लास में खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। एक दिन आपको मैंने आगे ही बुलाया था, उसके बावजूद भी आप फिर वही, तो देखो फिर वही वाली बात, अगर आपको लगता है कि ही सफरिंग यू या यू आर सफरिंग फ्रॉम हिम, तो मुझे पहले बता दो, मैं अगली बार इसे यहाँ बिठा लूंगा। ठीक है बेटा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सबको ठीक रखना है। फिर वही बात कहां से कहां ले गई। उसने एग्जाम्पल वही दिया है कि उसने उससे अपना हॉर्स बोरो किया, हॉर्स बोरो करने के बाद उसे लौटाया नहीं, बल्कि वो मर गया। तो उसने यही बोला है कि जो लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स है, अगर आप कोई सिविल रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए आपकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन वही वाली बात है कि फिर लायबिलिटी बनेगी तो फिर ऊपर आ जाएगा कि क्या माइनर पर्सनली लायबल है, नो, तो उसके स्टेट लायबल। अभी वो आपको ये बताना चाह रहा है कि फॉर टॉर्ट्स ही इज लायबल। अगर वो कोई सिविल रॉन्ग करेगा, अगर माइनर कोई सिविल रॉन्ग करेगा, ऐसे तो फिर वो सिविल रॉन्ग सारे न्यूसेंस फैला देंगे। आपको जब सीए में आए हो तभी तो पढ़ा रहे हैं चैप्टर। अगर किसी बच्चे को 6 साल की एज से पढ़ाना शुरू कर दो तो पता चले सारे माइनर एक क्राइम करते हुए फिर रहे हैं और खड़े हो जाएंगे, माइनर है जी, माइनर है जी, माइनर है जी। अब आप समझे, बहुत सारे लोग जो पुराने जमाने में जो चोरी चकारी होती थी वो अपने बच्चों से करवाते थे। पुराने जमाने के जो गैंग्स, हाँ जैसे आप लोग बता रहे हो मूवी में दिखाया है, तो पुराने जमाने के जो गैंग्स होते थे वैसे ही करते थे। अभी भी बहुत सारी जगह, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूंगा, वहां पर वो 100 रुपए पकड़ाते हैं बच्चे को, जाओ से गोली मारा। माइनर है तो बच ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनर को पनिशमेंट नहीं मिलती, माइनर्स के लिए भी अलग सेल्स बने हुए, जेल बनी हुई। कुछ भी है तो सही ना, घर से दूर रहेंगे, उसी के अंदर बंद रहेंगे, वो सब चीजें। तो ऐसा इसीलिए तो है क्योंकि जब वो सिविल रॉन्ग करेंगे तो उनको पनिशमेंट तो मिलेगी ना, ऐसे तो उनको पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी, फिर सारे क्राइम जो है जूनियर्स ही करते हुए मिलेंगे। तो वो चीज भी रखी गई। ये पार्ट अभी यहीं खत्म करते हैं आज, और थोड़ा सा पर्सन ऑफ साउंड माइंड वगैरह पढ़कर आइएगा, कोशिश करेंगे जल्दी से इसे खत्म करें। ठीक है जी।